यशवर्धन ने अर्जुन को अपॉइंटमेंट लेटर तो दे दिया था, लेकिन अर्जुन की अजीब सी शर्त सुनकर वो हैरत में पड़ गया। 10 लाख रुपए। एक बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यशवर्धन समझ गया था कि वो सीधी तरह मानने वालों में से नहीं है। उसने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारी सैलरी का फैसला तो ईशा मैम ही करेंगी। वो जानता था कि ब्लू विजन कंपनी की मालकिन ईशा सरीन एक मामूली नौकरी के लिए आए कैंडिडेट से कभी नहीं मिलेगी, और मिल भी लिया तो अर्जुन की डिमांड सुनकर ही उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगी। लेकिन अर्जुन को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। उसने यशवर्धन से पूछा, इस समय मैडम कहाँ मिलेंगे सर? यश ने बड़े रोके ढंग से कहा, वो इस समय ऑफिस से निकलकर एम्पायर हॉल की तरफ जा रही होंगी, वहाँ उनकी मीटिंग है 2 बजे। इतना कहकर यश बाहर निकल गया। अर्जुन के मामले से उसने अपना पल्ला झाड़ लिया था। अर्जुन ने बेबस होकर मेघा की ओर देखा। मेघा ने बड़ी अदा से अपने दोनों कंधे उचका दिए, जिसका मतलब था, अब मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ अर्जुन। अर्जुन के पास और कोई चारा नहीं था, ना ही सोचने का वक्त। बिना मेघा को थैंक्स या गुड बाय कहे वो केबिन से निकल गया। उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर तो था ही। वो तेजी से मेन गेट की ओर बढ़ा, जहां से कारों की एंट्री होती थी। एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें वहां लाइन से खड़ी हुई थी। इनमें ईशा मैडम की कार कौन सी होगी? ये सोचते हुए अर्जुन थोड़ा ठहरकर अंदाजा लगाने लगा। तभी 2 गार्ड्स आकर वहां खड़े हो गए। उन दोनों ने एक जैसे काले सूट पहन रखे थे और उनके हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली ऑटोमेटिक गन थी। अर्जुन पल भर ठहरकर उन्हें देखता रहा। तभी कुछ और लोग आए। उनमें एक सुंदर सी लड़की भी थी। उसने भी काले रंग का पावर सूट पहन रखा था। आते ही उसने एक ऑर्डिनरी का दरवाजा खोलकर अंदर अच्छी तरह से चेक किया और फिर एक सिग्नल दिया। उसका इशारा पाकर गार्ड ने कांच का दरवाजा खोल दिया और 3 और गार्ड्स के पीछे से निकलकर ईशा सरीन जाकर कार में बैठ गई। ड्राइवर कार में ही था और ईशा के बैठते ही गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। अर्जुन बस भौचक्का सा देखता ही रह गया। 2 मिनट की इस पूरी कार्रवाई में उसे वक्त ही नहीं मिला कि वो किसी से जाकर कुछ पूछ सकता या ईशा से बात कर पाता। वो तो उसके एक झलक भी नहीं देख पाया। ईशा सरीन कौन है और कैसे दिखती है, ये अब उसके लिए एक राज था। वो बिना सोचे समझे ही कार के पीछे दौड़ गया, लेकिन तब तक वो काली ऑर्डिनरी उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। एम्पायर हॉल, यही नाम बताया था ना यश ने उस जगह का। अर्जुन ने सोचा और जल्दी से बाहर निकलकर अपनी मोटर बाइक स्टार्ट कर दी। साथ ही गूगल मैप पर एम्पायर हॉल की लोकेशन डाल दी। अगले 4-5 मिनट में ही वो एम्पायर हॉल के सामने खड़ा था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा और सोचा, अनबिलीवेबल, मेरे शहर में ऐसी जगह भी है। एम्पायर हॉल एक मशहूर लग्जरी क्लब था, जहां अमीर घरानों के लोग अक्सर लंच या मीटिंग्स के लिए आया करते थे। अर्जुन जैसे साधारण लोगों का वहां कोई काम था भी नहीं, इसलिए शायद उसे इस जगह के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो भागकर गेट के पास पहुंचा। उसे भीतर जाते देख गेट पर खड़ा गार्ड चिल्लाया, अरे अरे, कहां घुसे जा रहे हो? अर्जुन सकपका गया। उसने कहा, वो मैं ईशा मैडम से मिलने आया था। ईशा का नाम सुनते ही एक और गार्ड आगे आ गया। अर्जुन उसे देखते ही पहचान गया। वो उन तीनों में से एक था जो बाद में ईशा के साथ आए थे, गार्ड, सेक्रेटरी और एक और असिस्टेंट। दूसरे गार्ड ने कहा, ईशा मैडम लंच कर रही हैं, आप अपना मैसेज दे दीजिए। अर्जुन को लगा यह आदमी अब तक मिले सब लोगों के मुकाबले ठीक से बात कर रहा था। उसने सोचा यही सही मौका है और गार्ड से कहा, मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह है, मुझे मैडम की बॉडीगार्ड की पोजीशन के लिए हायर किया गया है और इसी बारे में मैं कुछ बात करने आया था। उस आदमी ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और उसे ऊपर से नीचे देखकर फिर बोला, मैं आपका मैसेज ईशा मैडम तक पहुंचा देता हूं, आप यहीं रुकिए। उसने अपना फोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया। कुछ ही देर में ईशा का असिस्टेंट अर्जुन के सामने खड़ा था। अब तक किसी ने भी अर्जुन को क्लब के भीतर आने के लिए नहीं कहा था, यहाँ तक कि वो सब भी उससे बाहर आकर बात कर रहे थे। ये बात अर्जुन को अटपटी तो लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। असिस्टेंट ने भी उसी तरह अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आधे घंटे इंतजार करो।
मैडम जब लंच करके फ्री होंगे तो मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। अब अर्जुन को खींच हो रही थी। हर कोई यहाँ मैसेज पहुंचाने की बात कर रहा था। क्या चीज थी ईशा? क्यों कोई भी जाकर उससे बात नहीं कर सकता था? फिर भी उसने अपनी चिढ़ जाहिर किए बिना कहा, थैंक यू वेरी मच, मैं तब तक यही इंतजार करता हूँ। अर्जुन थोड़ी दूर खड़ी अपनी बाइक पर जाकर बैठ गया और ईशा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद वहां 4 पुराने मॉडल की एम्बेसडर गाड़ियां आकर खड़ी हुई। वो चारों सफेद रंग की थी और दिखने में बिल्कुल एक जैसी। चारों के नंबर भी एक ही सीक्वेंस में थे। ठीक आधे घंटे बाद एक रोल्स रॉयस गाड़ी आकर चारों के ठीक बीचों बीच खड़ी हो गई। गेट पर खड़ा गार्ड दौड़कर आया और रोल्स रॉयस के पास जाकर पूछने लगा, लेकिन उसके ड्राइवर ने कार का शीशा नीचे किए बिना ही उसे एक इशारा किया और वो जाकर वापस अपनी जगह खड़ा हो गया। अमीर लोगों के चोचले, अर्जुन ने मन ही मन कहा और ध्यान से उन 5 गाड़ियों को देखने लगा। वो चाहकर भी अपना ध्यान वहां से हटा नहीं पा रहा था। एक और बात जो उसे बड़ी अजीब लगी थी वो ये थी कि किसी भी गाड़ी का इंजन बंद नहीं हुआ, न ही उनमें से कोई निकलकर बाहर आया। तभी क्लब का मेन गेट खुला। कांच का बना हुआ वो भारी भरकम दरवाजा खुलने में कुछ समय लगाता था। तभी अर्जुन की नजर ईशा सरीन पर पड़ी। हल्के आसमानी रंग की ड्रेस में ईशा किसी हॉलीवुड फिल्म की एक्ट्रेस लग रही थी। फिर भी उसके कपड़ों में एक सादगी थी। उसके गार्ड्स ने आगे बढ़कर एम्बेसडर के ड्राइवर से गाड़ी हटाने के लिए कहा। वो 5 कारें एक साथ ही कुछ आगे पीछे हुई। उधर ईशा ने आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखा ही था कि रोल्स रॉयस का शीशा नीचे हुआ। ईशा की नजर उस पर पड़ी तो वो उस ओर बढ़ गई। उसका स्टाफ उसके पीछे हो गया। अर्जुन ने सोचा, लो भाई, मुझसे पहले ही कोई ईशा से मिलने के लिए आ गया, वो भी 5 गाड़ियां लेकर। मेरी तो किस्मत इस खटारा बाइक जैसी है। ये कहकर उसने एक जोर की किक लगाई और बाइक स्टार्ट हो गई। तभी वहां हंगामा सा मच गया। लोग चिल्ला रहे थे, ईशा मैम किडनैप, कोई बचाओ। रोल्स रॉयस में बैठे आदमी ने ईशा का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया था और तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया। बाकी की 4 गाड़ियों ने ईशा के गार्ड्स का रास्ता रोक लिया। ये देखकर अर्जुन ने 1 सेकंड की भी देरी किए बगैर बाइक दौड़ा दी और बिजली की गति से दौड़ती उस लग्जरी गाड़ी का पीछा करने लगा। आधे घंटे शहर की सड़कों पर दौड़ने के बाद वो गाड़ी शहर के बाहर एक सुनसान इलाके की ओर बढ़ गई। अब तक पुलिस को खबर की जा चुकी थी और जगह जगह चेक पॉइंट्स भी बना लिए गए थे, लेकिन ईशा का किडनैपर बहुत चौकन्ना था और पूरी तैयारी से आया था। जगह जगह पर दूसरी गाड़ियां उसे कवर दे रही थी और वो देखते ही देखते सबकी नजरों से ओझल हो गया। सिर्फ एक शख्स था जो बाइक में लगातार उसका पीछा कर रहा था और वो था अर्जुन, जिसकी नजरें अब तक भटकी नहीं थी। सुनसान इलाके से कच्ची पगडंडियों पर उसने गाड़ी उतार दी और 5-7 किलोमीटर खेतों में गाड़ी चलाने के बाद अब वो रोल्स रॉयस एक शानदार फार्म हाउस के सामने खड़ी थी। 6 शिकारी कुत्ते और 8 भारी भरकम शरीर वाले गार्ड्स उस जगह की रक्षा कर रहे थे। अर्जुन ने बहुत पहले ही अपनी बाइक छोड़ दी थी और अब वो छिपकर उस कार का पीछा कर रहा था। किसी भी जगह पर कैमोफ्लेज कर खुद को छिपाने में तो माहिर था। बिना किसी की नजर में आए वो बंगले तक पहुंच चुका था और अब गेट के पास खड़ा होकर अंदर का नजारा देख रहा था। गेट के भीतर होते ही रोल्स रॉयस एक झटके से रुकी और डार्क ब्राउन सूट पहने एक जवान और खूबसूरत लड़का उसमें से उतरा। उसकी आंखों पर कपड़ों से मैच खाता गहरे ब्राउन रंग का चश्मा चढ़ा हुआ था। उतरते ही उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। वो चीख पड़ी, मेरा हाथ छोड़ो रॉबिन और मुझे यहाँ से जाने दो। ये जो तुम कर रहे हो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। रॉबिन ने झटके से ईशा का हाथ छोड़ दिया। वो कार से टकरा गई। वो गिरने को हुई लेकिन रॉबिन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया और अपनी तरफ खींच लिया। ईशा ने जोर लगाकर अपने आप को उससे छुड़ा लिया और फिर से वो बाहर की ओर देखने लगी, लेकिन मेन गेट पर कई गार्ड्स के अलावा बहुत भयंकर दिखने वाले 2 शिकारी कुत्ते भी खड़े थे। ईशा के बढ़ते कदम रुक गए। ये देखकर रॉबिन जोर से हंसा, लो छोड़ दिया, अब जा कहाँ जाना है तुझे। मैं भी देखता हूँ कि रॉबिन मल्होत्रा के इलाके में कौन उसकी मर्जी के खिलाफ निकल कर जा सकता है। ईशा संभल कर खड़ी हो गई। उससे वो किसी नागिन की तरह फुंकार रही थी, तुम ठीक नहीं कर रहे हो रॉबिन, मैं पहले ही तुम्हारी औकात जान गई थी इससे। रॉबिन ये सुनकर आग बबूला हो गया।
उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को जकड़ लिया। उसकी उंगलियां ईशा के नाजुक बदन पर जोर से कसी हुई थी। ईशा का दम घुटने लगा। रॉबिन चीख पड़ा, मेरी औकात तूने देखी कहाँ है? रॉबिन ने ईशा की गर्दन छोड़ दी और हाथ से खींचकर उसे अंदर ले जाने लगा। अर्जुन अब तक छिपकर एक पूरा नजारा देख रहा था। वो सोच रहा था कि मौका देकर वो अंदर जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा वो देख नहीं सका और उछलकर गेट के भीतर जाकर खड़ा हो गया। 8 में से 6 गार्ड्स उसे घेर कर खड़े हो गए, लेकिन अर्जुन की नजर रॉबिन पर थी। उसने चीख कर कहा, अकेली लड़की पे हाथ उठाता है? तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा। दोनों शिकारी कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे थे। रॉबिन हल्के से मुस्कुराया और ईशा की ओर देखकर बोला, जो तुम्हारे पीछे ये मरने चलाया है यहाँ तक, कौन है ये वैसे? लेकिन ईशा खुद चकित होकर अर्जुन को देख रही थी। उसे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि बिना सोचे समझे रॉबिन से भिड़ जाने वाले शख्स आखिर कौन है। उधर अर्जुन 6 तगड़े पहलवानों से घिरा हुआ था। वो 6 के 6 एक साथ अर्जुन पर टूट पड़े। रॉबिन ने एक बार फिर ईशा का कसकर हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींचकर भीतर ले जाने लगा। ईशा ने अर्जुन की ओर एक नजर डाली, लेकिन रॉबिन ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया और बंगले के भीतर चला गया। क्या ईशा के पीछे आकर अर्जुन ने खुद को भी मुसीबत में डाल दिया था? क्या वो ईशा को बचाकर यहाँ से निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वे खून के प्यासे जानवरों की तरह उसे घेरे हुए थे, लेकिन अर्जुन फुर्ती से उनके बीच से निकलकर एक और खड़ा हो गया था। उनमें से एक चिल्लाया, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? दूसरे ने कहा, इसकी मौत ही इसे आज यहाँ तक खींच लाई है। वो एक बार फिर अर्जुन की ओर बढ़े। अर्जुन ने फिर एक छलांग लगाई और शिकारी कुत्तों के पास जाकर खड़ा हो गया और उन गुंडों को जवाब देता हुआ बोला, पहले मेरे दोस्तों से तो निपट लो। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये शिकारी कुत्ते खास तौर पर इस फार्म हाउस की रखवाली के लिए पाले गए थे, लेकिन अर्जुन इन्हें अपना दोस्त बता रहा था। उन गुंडों के सरदार ने कहा, मौत को सामने देखकर आदमी ऐसे ही बकवास करने लगता है। चलो अब अपनी आखिरी इच्छा भी बता ही दो। शायद तुम अपनी मालकिन को आखिरी बार देखने के लिए यहाँ तक चले आए थे ना? दूसरा बोला, मैडम है ही इतनी सुंदर। उसने कहा तो उसके साथ ही एक घिनौनी हंसी हंस पड़े। अर्जुन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। फिलहाल तो मेरी इच्छा तुम्हें तमीज सिखाने की है, लेकिन लगता है कि तुम उस लायक नहीं हो। इतना कहकर उसने झटके से दोनों कुत्तों के बेल्ट खोल दिए। आजाद होते ही वो कुत्ते गुंडों पर टूट पड़े। साथ ही अर्जुन भी आंधी की तरह उनकी ओर बढ़ा। कुछ ही देर में अर्जुन ने दोनों कुत्तों पर अपना जादू चला दिया था। जानवरों को अपने वश में करने की कला भी उसे ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई थी और आज वो उसके काम आ गई। हालांकि वो गुंडे कम ताकतवर नहीं थे, लेकिन कुत्तों ने अब तक सभी को बुरी तरह से नोच डाला था। फिर भी वो अर्जुन को भीतर जाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने गुंडों के सरदार का हाथ पकड़ा और एक झटके से मोड़ दिया। आह! उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसका हाथ अब नाकाम हो चुका था। लगभग 5 मिनट में अर्जुन ने उन 6 के 6 गुंडों की अच्छी तरह से बैंड बजा दी और उन सबको एक कोने में फेंककर कुत्तों से कहा, अब इनकी रखवाली करना तुम्हारी जिम्मेदारी है दोस्तों। कुत्तों ने जीप निकालकर और पूंछ हिलाकर अपनी वफादारी दिखाई। अर्जुन तेजी से बंगले के भीतर घुस गया। बंगला अंदर से ज्यादा खूबसूरत था। अर्जुन कुछ देर तक तो उस जगह को देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा, मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ईशा मैम को कहाँ खोजूं? यहाँ तो बहुत सारे दरवाजे हैं। हॉल में 5 दरवाजे थे जो अंदर दूसरे कमरों में घुसते थे। ये बंगला बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। अब वो आसपास की आवाजों पर ध्यान लगा रहा था। बाहर पिटकर पड़े हुए गुंडों की कराह, कुत्तों का भौंकना, पेड़ों की सरसराहट और उनके बीच बीच में एक धीमी सिसकी अर्जुन को सुनाई दी। ये जरूर ईशा मैम की आवाज है। अर्जुन ने सोचा और आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन वो दरवाजा भीतर से बंद था। अर्जुन ने एक भारी कुर्सी उठाई और दरवाजे पर दे मारी। लकड़ी का मजबूत दरवाजा टूट गया, लेकिन उसके पीछे कोई कमरा नहीं था, ना ही वहां रॉबिन दिखाई दिया। वो दरवाजा बगीचे की तरफ खुलता था, लेकिन अर्जुन को अपने आप पर भरोसा था। वो बगीचे की तरफ दौड़ गया। बगीचे में पेड़ पौधों के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन फिर से ध्यान से सुनने लगा। अब की बार उसे अपने पैरों के नीचे से आवाज सुनाई दी, जरूर यहाँ कोई बेसमेंट है। अर्जुन ने खुद से कहा और जमीन पर कान लगाकर सुनने लगा। अगले 5 मिनट में वो बंगले के नीचे बने सीक्रेट बेसमेंट में था।
यहाँ तक आने के लिए उसने 2 और दरवाजे तोड़े। अब तुम्हारी बारी है, तुम जो कोई भी हो, उसने रॉबिन से कहा। रॉबिन के चेहरे पर उलझन थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई यहाँ तक भी पहुंच सकता है। फिर भी वो उसी लापरवाही से बोला, ओह, तू जो कोई भी है, अब भी तेरे पास मौका है, निकल जा यहाँ से। रॉबिन से पंगा मत ले भाई। कहते कहते उसने जेब से एक रिवॉल्वर निकाल ली और अर्जुन पर निशाना साध लिया। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी बाएं हथेली को दाएं हाथ से सहलाता हुआ बोला, देख यार, दरवाजा तोड़ते हुए मुझे बहुत चोट लग गई है। अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और ये दर्द तभी ठीक होगा जब इससे मैं तेरा मुंह तोड़ूंगा। अपनी बात खत्म करने से पहले वो फुर्ती से उछला और रॉबिन के पैरों को अपने दोनों पैरों के बीच में फंसाकर उसे नीचे गिरा दिया। रॉबिन की रिवॉल्वर दूर छिटक गई और अर्जुन ने उसकी गर्दन को कस लिया। रॉबिन जोर जोर से उसके हाथों पर मारकर छूटने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली, छोड़ दे मुझे बेवकूफ, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। वो आगे बोल नहीं सका और अर्जुन ने उसकी गर्दन को और जोर से कस लिया और पूछा, ईशा मैम कहाँ है? रॉबिन ने एक कोने में इशारा किया और जेब से एक चाबी निकालकर अर्जुन की ओर बढ़ा दी। अर्जुन ने रॉबिन की टाई खोली और उसके दोनों हाथ कसकर पीठ पीछे बांध दिए और बेल्ट खोलकर दोनों पैर बांध दिए। फिर चाबी लेकर कोने में बने दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वो लोहे का एक मजबूत दरवाजा था। ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े बैंक का सेफ यहाँ लाकर रखा गया हो। अर्जुन ने बड़ी सी चाबी घुमाई और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। जमीन के इतने नीचे एक महल बसाया गया था। एक बहुत बड़ा और शानदार कमरा उसके नीचे था, लेकिन वो यहाँ कमरे की शान देखने नहीं आया था। उसकी नजरें सिर्फ ईशा को खोज रही थी। कमरे के भीतर एक और दरवाजा था। अर्जुन ने उस दरवाजे को खोला। ईशा को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। वो बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। ईशा मैम, ईशा मैम, ईशा मैम। अर्जुन ने आवाज दी लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसने थोड़ा पानी भी छिड़का, लेकिन ईशा ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन अब वो बहुत ही कमजोर सी लग रही थी। उसे शायद कोई दवाई दी गई थी, जिसके कारण ईशा पर बेहोशी छाई हुई थी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कहीं वो गुंडे और लोगों को न बुला ले। अर्जुन ने सोचा और जल्दी से आगे बढ़कर ईशा को अपनी बाहों में उठा लिया। ईशा को किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी गोद में समेटे अर्जुन बाहर निकल आया और पीछे के रास्ते से जंगल के बाहर निकला। उसे याद था कि उसने अपनी बाइक कहाँ छोड़ी थी। बाइक के पास पहुंचकर उसने ईशा को अपने पीछे बैठाया और अपनी शर्ट उतारकर उसे खुद से बांध लिया। अब ठीक है ईशा मैम, बस कुछ देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे, उसने कहा और बाइक स्टार्ट कर दी। जंगल पार करते हुए ईशा को कुछ होश आ गया। उसने अपने आसपास देखा और समझने की कोशिश करने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो किसी की मजबूत पीठ से बंधी उसके बिल्कुल करीब बैठी हुई है। इतने करीब से तो उसे किसी ने आज तक देखा भी नहीं था। अचानक ईशा चिल्ला पड़ी, कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने अपने लंबे नाखून अर्जुन की बाहों में गड़ा दिए और शर्ट के गांठें खोलकर अपने आप को आजाद करने की कोशिश करने लगी। अरे यार, अब ये क्या नई मुसीबत है? इससे तो अच्छा था ये बेहोशी रहती। अर्जुन ने सोचा और प्यार से ईशा से कहा, मैडम मैं आपका नया बॉडीगार्ड हूँ। ईशा चकरा गई, क्या नया बॉडीगार्ड? और किसने तुम्हें इस काम के लिए हायर किया? बाइक रोको, मुझे जाने दो, तुम जो कोई भी हो। अर्जुन ने झटके से बाइक के ब्रेक लगा दिए। ईशा जोर से उसे टकरा गई और गिरने से बचने के लिए उसने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने पलटकर ईशा को देखा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान थी। वो कहना चाहता था कि अभी तो छोड़ने की बात कर रही थी और अब इतना कसकर पकड़ लिया ईशा मैडम, लेकिन वो कह न सका। उसे एक बॉडीगार्ड होने के अदब कायदे याद थे। ईशा मैम, मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह है। मुझे यशवर्धन सर ने हायर किया है। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। सबसे पहले आप हॉस्पिटल चलिए। ईशा ने अब खुद को संभाल लिया था। ठीक है मिस्टर अर्जुन, लेकिन हम यहाँ से सीधे अंपायर हॉल चलेंगे, जहाँ से मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस जाऊंगी। लेकिन मैम, आपको कोई दवाई दी गई है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। ईशा ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, ये तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे कब क्या करना है। अब चलो यहाँ से और अपने कपड़े ठीक करो, उसने अर्जुन की शर्ट वापस करते हुए कहा। एम्पायर हॉल पहुंचकर अर्जुन ने ईशा को बाइक से उतार दिया। ईशा को आया देख उसके स्टाफ के लोग दौड़कर वहां आ गए। कुछ पुलिस वाले भी वहां आ चुके थे। पल भर में ईशा को इतने लोगों ने घेर लिया था कि अर्जुन को बात करने का मौका ही नहीं मिला।
सभी ईशा से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उसकी नजरें अर्जुन को खोज रही थी। ईशा ने अपने असिस्टेंट के कान में कुछ कहा और किसी के सवाल का जवाब दिए बिना ही गाड़ी में बैठ गई। अर्जुन ने नाउमीदी में सिर हिलाया और बाइक स्टार्ट करने के लिए किक मारी, लेकिन बाइक ने जवाब दे दिया। पेट्रोल खत्म हो चुका था। उफ, एक और मुसीबत। चल भाई अर्जुन, अब इस खटारा को भी ईशा मैम की तरह बाहों में उठाकर पेट्रोल पंप तक ले चल। बाइक से उतरकर वो उसे घसीटने लगा, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर अर्जुन, मेरा नाम सुभाष है, मैं ईशा मैम का असिस्टेंट हूँ। आप बाइक यहीं छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए। ईशा मैम ने आपको ऑफिस में बुलाया है। अर्जुन ने राहत भरी सांस ली। चलिए चलिए, मैं तो बस कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। वो सुभाष के साथ उसकी कार में बैठ गया और कुछ ही देर में वो दोनों ब्लू विजन के हेड ऑफिस में थे। अर्जुन एक बार फिर से उसी केबिन में था जहां से आज की ये दास्तान शुरू हुई थी, लेकिन अब की बार सामने वाली कुर्सी पर बैठी मेघा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर अर्जुन, मेरे साथ चलिए, ईशा मैम आपसे मिलना चाहती हैं। ईशा का ऑफिस इस शानदार बिल्डिंग का सबसे शानदार हिस्सा था। सबसे ऊपरी माले पर बने इस ऑफिस की खिड़कियों से पूरा दिल्ली शहर दिखाई देता था। अर्जुन एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ईशा कमरे में आई। अर्जुन ने ध्यान दिया कि इतनी देर में उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी और बाल बांध लिए थे, जबकि उसने वही मुड़ी तुड़ी शर्ट पहन रखी थी। आते ही ईशा ने कहा, मिस्टर अर्जुन, यश ने मुझे पूरी बात बता दी है और ये रहा मेरा फैसला। उसने एक लिफाफा अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन को अचानक समझ में नहीं आया कि ईशा क्या कह रही है, लेकिन ईशा के पास वक्त की इतनी कमी रहती थी कि यहाँ वहाँ की बातें करने के बजाय वो सीधे मुद्दे पर बात करती थी। अब भी उसने यही किया था। अर्जुन ने लिफाफा खोला। उसमें एक चेक रखा हुआ था, 10 लाख रुपए। अर्जुन ने पढ़ा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी ईशा बोल पड़ी, आपके पास 12 घंटे हैं, अगर कोई जरूरी काम निपटाना हो तो निपटा लो। कल सुबह 6 बजे के बाद आप 24 घंटे मेरे साथ रहेंगे, समझे मिस्टर अर्जुन? 24 घंटे? अर्जुन ने पूछना चाहा, लेकिन तब तक ईशा केबिन के बाहर निकल चुकी थी। अर्जुन के हाथ में 10 लाख रुपए का चेक था और मन में कई सारे सवाल। फिर भी इस समय सबसे ज्यादा जरूरी था अनिका की जिंदगी का सवाल। क्या होगा अब अर्जुन का फैसला? क्या अनिका की जिंदगी के लिए वो अपना पूरा वक्त ईशा के हवाले कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। हाथ में 10 लाख रुपए लिए अर्जुन के मन में कई सवाल थे। कुछ सोचते हुए अभी वो टैक्सी में बैठा ही था कि उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत मैसेज खोलकर देखा, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। ये मैसेज देखकर अर्जुन की सांस फूलने लगी।